हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, द हिंदू के एडिटोरियल पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी एक रिसेंटली एक स्टडी सामने आई और ये जो स्टडी है वो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। इस स्टडी में सामने आया कि अगर हमारे यहाँ ओवरऑल इंडिया को हम व्यू करें तो सबसे ज़्यादा जो एमिशन है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का वो उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र स्टेट से होता है। ये जो भी डाटा सामने आए, इन सारे डाटा को 5 डाटा सेट्स के द्वारा ट्रैक किया गया। ये जो 5 डाटा सेट्स हैं वो खुद भी एयर पोल्यूशन को ट्रैक करते हैं। अब कौन कौन से वो 5 डाटा सेट्स हैं जिन्होंने इस स्टडी को, ये जो रिसेंट में जो भी रिजल्ट सामने आए उनको स्टडी किया गया, जिसमें एक टेरी है, एक स्मॉग है, एक REAS है, एक इक्लिप्स है और एक है एडगर। इन्होंने जो भी स्टडी हुई उनको रिसर्च किया और ये सामने माना गया कि रियली में यूपी एंड महाराष्ट्र इज लीडिंग एमिटर ऑफ PM 2.5। यहाँ पर रेंज दे रखी है कि यूपी में हर साल कितना एमिशन होता है। यहाँ पर रेंज की अगर हम बात करें तो 588 एंड 976 किलो टन्स पर ईयर, और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 415 एंड 592 किलो टन पर ईयर। पंजाब और हरियाणा में अगर एमिशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वहाँ पर एमिशन में। मींस इससे क्या पता चलता है कि हर स्टेट में जो पोल्यूशन का लेवल है, वो पोल्यूशन का जो कारण है, जो कोज है, वो अलग अलग है। कहीं पर किसी और वजह से पोल्यूशन हो रहा है और कहीं पर किसी और वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ये टोटल जो एमिशन है इसमें कंप्लीटली अगर हम देखें तो 44% जो टोटल एमिशन का वो रोल प्ले किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल के द्वारा, या फिर जो रेजिडेंशियल सेक्टर में जो आप फ्यूल यूज करते हो। इसका मेजर रीजन ये है कि ज़्यादातर लोग उज्ज्वला स्कीम के बाद में LPG सिलेंडर कनेक्शन देने के बाद में भी लोग अभी भी सॉलिड फ्यूल के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर लीडिंग पोल्यूटेंट्स की बात की गई है कि कौन कौन से 5 मेजर सोर्सेज हैं जिसकी वजह से PM 2.5 का एमिशन होता है स्मोक के अकॉर्डिंग। ये वो स्मोक क्या है, एक डाटा सेट है। स्मोक इज ए पोल्यूशन डाटाबेस मेंटेन्ड बाय IIT बॉम्बे बिटवीन 1985 एंड 2015। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है कि किस किस के कारण की वजह से एमिशन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो डोमेस्टिक फ्यूल करता है, उसके बाद में इंडस्ट्रीज, देन पावर प्लांट्स, देन एग्री वेस्ट बर्निंग एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो देखो ये मेजर रोल पता चल गया, मेजर कोज पता चल गई कि इनकी वजह से एमिशन हो रहा है। अब हमें इसके रिजल्ट के रूप में इसके एक तरीके से जो भी परेशानी है, जो भी हर्डल्स है, उनको कर्व करने के लिए इनका अल्टरनेट हमें ढूंढना चाहिए। गवर्नमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव लेकर के आए कि जिसकी वजह से एमिशन ज़्यादा हो रहा है। जैसे डोमेस्टिक फ्यूल है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी LPG सिलेंडर कनेक्शंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन किया जाए। जो भी जैसे कि एग्री वेस्ट बर्निंग में आप दिल्ली सरकार इनिशिएटिव देख लीजिए कि उन्होंने एग्री वेस्ट बर्निंग के लिए क्या किया है कि जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स जो अपने एग्री वेस्ट को बर्न करते थे उनका उन्होंने अल्टरनेट ढूंढा है। एक बायो डिकम्पोजर बनाया गया है जिसका यूज़ किया जाए ताकि जो एग्री वेस्ट है उसको बर्न ना किया जाए और उससे जो एग्री वेस्ट है वो एक तरीके से परेशानी ना बन करके एक प्रॉफिट बने फार्मर्स के लिए। और इसका बेटर रिजल्ट देखने को मिला है। लास्ट ईयर जब इस बायो डिकम्पोजर को यूज़ किया गया तो जो फार्मर्स हैं उनको जो टाइम ड्यूरेशन लगता था खरीफ से रबी में ट्रांसफर, जो क्रॉप्स के जो 2 टाइप्स होते हैं उनके बीच में ड्यूरेशन कम होने की वजह से ही तो जो फार्मर्स हैं वो एग्री वेस्ट को बर्न करते थे, तो उस टाइम ड्यूरेशन को और कम टाइम मिला है फार्मर्स को। फार्मर्स का जो इनपुट होता था अपने लैंड में वो कम होने लग गया है और इससे बेनिफिट भी एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके के अल्टरनेट सॉल्यूशन के ऊपर जब गवर्नमेंट वर्क करेगी तो ये जो पॉल्यूशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब द हिंदू की फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में। तंजानिया के एक राइटर हैं उनको, तंजानियन नॉवलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो 72 ईयर्स के हैं और उन्होंने 2021 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीत लिया है। किस कारण से जीता है? फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइज एंड कंपनसेट
penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee, the award giving body said on Thursday. इनके जो भी लगभग इनके 10 नॉवेल्स आ चुके हैं और हर 10 नॉवेल्स में उन्होंने रेगुलर कंसिस्टेंटली बैक टू बैक उन्होंने एक ही बात कही है कि कॉलोनिज्म की वजह से जो ईस्ट अफ्रीका है या कंप्लीटली अगर अफ्रीका की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुआ था और इसकी वजह से जो लोग हैं उनकी लाइफ पर बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट गिरा था। ये जो राइटर हैं ये ब्रिटेन बेस्ड है। मिस्टर गुडना इज द फर्स्ट अफ्रीकन राइटर टू विन द अवार्ड सिंस द जिम्बाब्वियन डोरिस लेसिंग इन 2007। डोरिस लेसिंग को 2007 में अवार्ड मिला था, उसके बाद में मिस्टर गुडना को ही मिला है। और सब सहारन अफ्रीका से कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करें तो सेकंड राइटर हैं आफ्टर नाइजीरिया वोल सोइनिका जिनको 1986 में अवार्ड मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट जो है उनसे बोला है कि जो भी लखीमपुर खीरी में जो भी केसेज हुए, जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी वायलेंस हुआ, जो भी इंसिडेंट हुए, उनकी 24 आवर्स में आप जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो हमें सबमर्ज करवाइए, हमारे यहाँ पर फाइल करिए कि उस रिपोर्ट में आप बताइए कि प्रेजेंट टाइम में क्या प्रोसीजर चल रहा है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। जिन लोगों ने जो भी ये इंसिडेंट हुआ उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ केस हुआ या नहीं हुआ, उन लोगों को पहचाना रिकॉग्निशन की गई या नहीं की गई, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं उसको लेकर के आप फाइल बनाइए और सुप्रीम कोर्ट को वो फाइल दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कश्मीर वैली को लेकर के। कश्मीर वैली में वायलेंस दोबारा एक तरीके से क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम 2021 के बारे में जनवरी 2021 से अब तक का डाटा देखें तो सिविलियंस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है और इसी को लेकर के एक स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर को कुछ लोगों ने, श्रीनगर की एक स्कूल, उसके अंदर जाकर के लोगों ने इनको मार दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, जो गवर्नमेंट है उनको जो भी ये इंसर्जेंसी है, जो भी ये मिलिटेंसी है, जो भी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर वहाँ पर लोग अदर एरिया से वैली में जो पहले लोग रहते थे उनको गवर्नमेंट ने एक तरीके का आश्वासन दिया है, अश्योर किया है कि आप यहाँ पर दोबारा से अपने आप को आकर के एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर लोग यहाँ से रिप्लेस हो रहे हैं और वापस कश्मीर वैली में शिफ्ट हो रहे हैं तो उनमें अगर एक तरीके से बिलीफ क्रिएट नहीं होगा तो लोग दोबारा से वहाँ पर जाना बंद कर देंगे। तो कश्मीर वैली जो काफ़ी लंबे समय से कन्फ्लिक्ट रीजन रहा है उसको दोबारा से पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर और ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कोशिश करनी होगी और लोगों को अपने साथ में लेने के लिए उनके साथ में बिलीव जो है उसको क्रिएट करना होगा। और बिलीव देखो जब क्रिएट होता है जब जाकर के बेसिक लेवल पर जो भी उनकी फाउंडेशन नेसेसिटीज़ हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो और सबसे ज़्यादा जो इशू है कि सिक्योरिटी इशू कोई भी क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि ईडब्ल्यूएस कोटा एक तरीके का रिजर्वेशन दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के वो लोग जो अपनी इकोनॉमी कंडीशन उनकी सही नहीं है तो उनको एक अलग तरीके से उनका डिसाइड किया गया है कि 10% उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकम लिमिट है कि ईडब्ल्यूएस कोटा आप किस आधार पर दे रहे हो, किस लिमिट के आधार पर दे रहे हो, कितनी इनकम की क्या लिमिट होनी चाहिए, उसको लेकर के क्वेश्चन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो भी ईडब्ल्यूएस कोटा 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये जो एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर जो बेंच है उसके पास में अंडर चैलेंज है। तो एक क्वेश्चन किया गया है कि आप अपनी लिमिट डिसाइड कीजिए और वो जो लिमिट है उसको बताइए कि किस आधार पर ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया है। ये जो पिक्चर है वो मैसूर की है। मैसूर में दशहरा अभी देखो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो शारदीय जो नवरात्रि होती हैं उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है। शारदीय जो नवरात्रि अगर हम बात करें हमारे विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग आश्विन जो महीना होता है हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग उसके शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर के और नवमी तक चलते हैं। और यहाँ पर अगर हम पूरे इंडिया में बात करें तो सबसे अच्छा जो दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है वो मैसूर में मनाया जाता है और सेकेंड नंबर पर आता है राजस्थान में कोटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 3 से,
ये जो आर्टिकल है दोनों के दोनों वो दिल्ली सरकार को लेकर के है। सबसे पहले दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कर्व करने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है और उसी को लेकर के उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है डस्ट कंट्रोल करने के लिए। जो भी ऐसी साइट जहां पर नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या फिर डिमोलिशन साइट, मतलब पहले कोई बनाया गया उसको दोबारा से खत्म किया जा रहा है, उन दोनों साइट्स को इस पोर्टल के ऊपर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कल भी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने अपनी कुछ टीम्स बनाई हैं और ये जो टीम है वो पोल्यूशन को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, और अगर ऐसी ये जो साइट्स हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर 5 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो हमारी यमुना रिवर है उस यमुना रिवर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यमुना रिवर को क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। 21 दिन का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कोशिश की जाएगी कि यमुना रिवर जो है वहाँ उसको क्लीन किया जाए। अब जो बहुत सारे जो लोग हैं एनजीओ वॉलंटियर्स इस क्लीनिंग में लगे हुए हैं। राजेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, जिसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने खुद इस ड्राइव में पार्टिसिपेशन किया है। इसमें कोशिश की जा रही है, ये जो जगह है ना, ये आप देख रहे हो, ये हाइसिंथ, इसको भी यूज़ किया जाएगा कि एनर्जी ट्रांसप्लांट में, एनर्जी प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जा सके। इसको इकट्ठा किया जा रहा है, फिर सुखाया जा रहा है और फिर इनको ऐसे प्लांट्स में भेजा जाएगा जहां से इनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, पेज नंबर 5 पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ, पेज नंबर 5 पर ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड न्यूज़ है और यहाँ पर जो स्पीकर है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ में, जो मिस्टर रॉय हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। ये जो मिस्टर रॉय हैं, वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर बिमन बनर्जी has approached the Supreme Court against the Calcutta High Court order on the disqualification of मुकुल रॉय। मिस्टर रॉय, ये जो मिस्टर रॉय हैं वो बीजेपी टिकट पर उन्होंने असेंबली इलेक्शन जीता था। उसके बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जून में ही ज्वाइन कर लिया। मई में चुनाव जीता और जो जून मंथ है उसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जीत लिया। बाद में ये जो मिस्टर रॉय हैं उनको उस कमेटी का हेड बना दिया गया। ही वॉज लेटर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ए पोस्ट यूजुअली रिजर्व्ड फॉर एन अपोजिशन लेजिस्लेटर। वेस्ट बंगाल के बारे में हमें पता है कि वहाँ पर टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस को मेजोरिटी है, तो यहाँ पर जो मतलब अपोजिशन में जो पार्टीज है उसके जो मेंबर होना उसको बनाया जाता है, ये जो कमेटी है उसका हेड। लेकिन मिस्टर रॉय ने तो किसको ज्वाइन कर लिया? टीएमसी को वापस ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो लड़े बीजेपी की सीट पर थे, बीजेपी की टिकट पर थे, लेकिन उन्होंने बाद में टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। हम देख लेते हैं कि हमारी जो शेड्यूल 10 है उसमें बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इस शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ये बात बताई गई थी कि अगर कोई ऐसा पर्सन, इंडिविजुअल कोई पर्सन, मान लो किसी दूसरे टिकट के ऊपर, जैसे अब मिस्टर रॉय को आप देख लीजिए, तो ऐसे जो पर्सन इंडिविजुअली लेवल पर अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते इलेक्ट होने के बाद में। अगर देखो इलेक्ट नहीं हो रहे तो बात दूसरी है, वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट होकर के आते हैं तो वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन ग्रुप में मान लो इनकी पार्टी से बहुत सारे लोग रिवर्स होकर के टीएमसी में जाते तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कोई भी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर हम ऐसे पर्सन की बात करें, इंडिविजुअल पर्सन जो किसी भी पार्टी से नहीं है, उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो जीतने के बाद में, मान लो उसने इलेक्शन जीत लिया तो वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। और कुछ नॉमिनेटेड पर्सन भी होते हैं, तो नॉमिनेटेड पर्सन को 6 मंथ्स का, मान लो इलेक्शन खत्म हुए और वो नॉमिनेटेड पर्सन जो आता है लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल पेज सर। फर्स्ट जो एडिटोरियल है यहाँ पर, ये अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एंटी मलेरियल वैक्सीन को अप्रूव किया है उसको लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो साइंस है वो धीरे धीरे इस तरीके की कोशिश कर रही है कि जो ह्यूमन लाइव्स है वो ईजियर बने और ज़्यादा सेफर बने। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जो वैक्सीन बनाई गई है और इसको अभी
सब सहारन जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उनको यूज़ भी किया जा रहा था पायलट बेसिस के आधार पर कुछ एरिया में। धीरे धीरे इसको अब पूरे वर्ल्ड में फैलाना है। इसका पॉजिटिव ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी अगर प्रॉब्लम होती है, फीवर आता है, तो इसका यूज किया जा सकता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ ह्यूमन लाइफ को सेफ बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, ये जो आर्टिकल है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर के हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था पंचायती राज को। वैसे अगर हम ऑफिशियली बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 11th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया, इंसर्ट किया गया और फिर सभी स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि उससे पहले भी जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने लेवल पर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन चला रहे थे। अब इसमें क्या होता है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। भाई ग्रास रूट लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स थी कि कौन कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको अलग से उनके बारे में जांच करना, उनको अलग सेपरेट करना, उनको क्वारंटीन में रखना, इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है। अब आने वाले समय में बहुत सारी अगर पेंडेमिक आ भी जाए तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो ही इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हर स्टेट को उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है। जैसे कि जो भी डिजास्टर है उसको रिडक्शन, योकोहामा जो स्ट्रेटजी है ड्यूरिंग द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इन मई 1994, उन्होंने उस समय फोकस किया था कि डिजास्टर को अगर हम प्रिवेंट करना है, उसको हमें मिटिगेट करना है, तो हमें डिजास्टर रिस्पॉन्स अलोन के बजाय क्या करना होगा, टू रिड्यूस वनरेबिलिटी, मतलब वनरेबिलिटी को रिड्यूस करना होगा उस डिजास्टर से अकेले लड़ने के बजाय। मतलब हमें स्ट्रेंथ क्रिएट करनी होगी, इतनी स्ट्रेंथ कि कोई भी ऐसे पेंडेमिक आए तो उसको हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। अब इस तरीके के इनिशिएटिव के लिए हमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनमें उनको स्किल्स डेवलप करनी होगी कि इस तरीके की अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनमें स्किल्स उनको दी जाए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे फंड बनाए जाए जो फंड हमेशा से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास हों और इस फंड का हमेशा से कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सके। ओके, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से कोशिश करेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो ये जो चीज़ है वो कोऑपरेटिव गवर्नमेंट को आगे लेकर के जाएगी। और जब कोऑपरेटिव गवर्नमेंट किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री में होती है तो वो कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रास्ते पर, वे पर आगे निकल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यहाँ पर एक स्टडी हुई है आईआईटी मद्रास जो है, उन्होंने कावेरी रिवर को लेकर के स्टडी किया है और इस स्टडी में ये माना गया है कि कंटेमिनेशन की वजह से जो रिवर है उसका वाटर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है और इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है इसके बारे में बताया गया है, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें, हैवी मेटल्स जो है, प्लास्टिक जो हैं, ये इसको पोल्यूटेंट कर रहे हैं। सबसे मेजर अगर कंट्रीब्यूशन हम देखें तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है। हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है और अगर इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इंडिया के लिए ये एक मेजर इशू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अफगानिस्तान में जो इंटॉलरेंस और वेंडलिज्म जो इंक्रीज हो रहा है वो एक मेजर कंसर्न की बात है। इस आर्टिकल में यहाँ पर देखो, हमारे इंडिया के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन अरिंदम बागची, उन्होंने एड्रेस करते हुए ये बोला कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्टार्ट हो, एस्टेब्लिश हो, जो वहाँ पर फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी को फोस्टर कर सके। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो रिजोल्यूशन निकाला गया था, आपको पता है अगस्त का महीना जब था तो इंडिया ने इसको चेयर किया था यूएनएससी को, और यूएनएससी को जब इंडिया चेयर कर रहा था तो एक रिजोल्यूशन निकाला गया था 2593। इस रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तालिबान गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो सभी गोल्स हैं उसको अचीव किया जाए। क्योंकि जब इस रिजोल्यूशन को तालिबान अप्लाई करेगा अफगानिस्तान में तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो साथ आएंगी तालिबान के साथ में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर देखो इंडिया और यूके की जो भी फोर्सेज है उनके पास में कुछ एक्सरसाइज कंडक्ट करवाने वाली है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये जो आर्टिकल है वो स्पेसिफिक कांग्रेस जो पार्टी है उसने बताया है कि जो भी फ्यूल प्राइजेज हैं वो कम करो, ताकि जो लोग हैं वो सॉलिड फ्यूल के बजाय इस तरीके से
जो भी गैस सिलेंडर हैं उसकी तरफ रिलाई करें, क्योंकि देखो प्राइस ज़्यादा होंगे तो लोग इसका अल्टरनेट तो ढूंढेंगे, और जब अल्टरनेट ढूंढेंगे तो एमिशन ज़्यादा होगा। तो एमिशन को अगर हमें कम करना है, क्लाइमेट चेंज को हमें अगर सेव करना है, क्लाइमेट चेंज को अगर हमें बनाए रखना है, क्लाइमेट को बनाए रखना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो इसका अल्टरनेट तो ढूंढना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से। इस आर्टिकल में हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है कोविड की, और आने वाला जो टाइम है वो हमारा फेस्टिवल सीजन है, और इसकी वजह से कोविड के दोबारा से केसेज बढ़ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है यूके से। यूके ने हमारे इंडियंस जिन्होंने कंप्लीट वैक्सीनेशन करवा रखा है और कोविशील्ड वैक्सीन तक लगवा रखी है, लेकिन अब फिर भी वो यूके की विजिट पर जाते हैं, तो उनके ऊपर 10 डे क्वारंटीन टाइम डिसाइड किया गया था। अब उसको यूके ने इसको ड्रॉप कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि ऐसे लोग जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन या वो वैक्सीन जिनको यूके ने अपनी तरफ से आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, उन वैक्सीन को अगर कोई पर्सन लगवाता है तो उसको अलाउ किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारा जो इंडिया है वो भी टूरिस्ट वीज़ा को धीरे धीरे ओपन कर रहा है। बायो बबल हमने डिक्लेयर कर दिए थे उस टाइम, जब एयर बबल स्कीम के तहत हमने ये किया था कि जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एयरलाइंस हैं वो भी सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज से, वहीं से लोग हमारे इंडिया में आ सकते थे लिमिटेड बेसिस के आधार पर। लेकिन अब धीरे धीरे टूरिस्ट जो वीज़ाज हैं उनको ओपन किया जा रहा है, ताकि जो भी एरिया, जो भी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर हमारे इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर एरिया है उसको सेव करने की बात है। इंडिया और नेपाल के जो भी हमारी आर्मी है वो जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि यहाँ पर बॉर्डर एरिया में जो भी क्राइम्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और जो नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करने का काम करती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उससे न्यूज है, और यहाँ पर एक टेम्पल, माता कौशल्या टेम्पल, ये जो छत्तीसगढ़ है, इसको छत्तीसगढ़ इज द मैटरनल प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, और यहाँ पर स्पेशल टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर एक नया टेम्पल इनोवेट किया गया है। ठीक है, और ये जो टूरिज्म सर्किट है उसका नाम है राम वन गमन, मतलब 14 ईयर्स का, जब भगवान राम का जब 14 ईयर का उनका वनवास था, तो उस समय वो कौन कौन से प्लेसेज पे गए, उन सारे इस एरियाज़ को कवर करके टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जा रहा है। देखो, इस तरीके के टूरिज्म सर्किट डेवलप करने से क्या होता है कि स्पेसिफिक जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और टूरिज्म सेक्टर जब डेवलप होगा किसी एरिया में तो वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो मतलब अल्टरनेट, अगर आप देखो कि इनडायरेक्टली वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ईजिली आ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से। फर्स्ट जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, एक मिनट, नेट इशू है। देखो, मैं खुद बता देती हूँ कि पेज नंबर 11 जो फॉरेन पेज है उसमें एक तो बताया गया है कि चाइना और जो यूएस है उनके बीच में डिस्कशन होगा, वर्चुअल मीटिंग होगी इसी साल के लास्ट तक, और वहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि फ्रांस जो कंट्री है उन्होंने ताइवान को एक कंट्री का नाम दिया है। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे चाइना और फ्रांस की जो रिलेशन है उनको इफेक्ट करेगी, क्योंकि ताइवान के ऊपर चाइना जो है वो खुद क्लेम करता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।